जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हमारा ये जो मैप सीरीज़ है वो अफ्रीका के पॉलिटिकल और फिजिकल मैप से शुरू होगा। यहाँ से हम लोग लगभग दुनिया के सारे देशों को डिटेल में देखेंगे। तो पहला अपना अफ्रीका से शुरू हो रहा है मैप, और ये मैप सीरीज़ की अलग एक प्लेलिस्ट बन जाएगी, तो आप लोग वहाँ से रेगुलर देखते रहिएगा। देखिए, मैप एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर दूसरे तीसरे दिन, या अब तो जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो एक दिन में 10 मिनट 15 मिनट कहीं ना कहीं का मैप आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और कोई भी पढ़ाई करिए, करंट अफेयर्स देखिए तो उस समय भी कुछ एक मैप देख लीजिए। अगर कहीं पे किसी देश के नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं तो वहाँ से भी आप लोग मैप को देख सकते हैं। इस तरीके से अपना रिवीजन भी होता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अफ्रीका के मैप से। और इसके बाद भी अफ्रीका में अगर कुछ हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट बचता है तो कुछ हैंड रिटेन डायग्राम के माध्यम से भी आप लोगों को अलग से बता देंगे मैप बनाकर। वो भी अफ्रीका का इसके बाद ही आ जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे बहुत सारे विंड होते हैं, गर्म हवाएं बहती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एक मैप के माध्यम से बताना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन वो हैंड रिटेन फॉर्म में रहेगा तो कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम लोग उसे भी देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर से जब हम लोग शुरू करते हैं तो अफ्रीका को जब आप आराम से देखते हैं तो सबसे पहले आप देखिए, ये है आपका आइबेरियन पेनिनसुला। ठीक है, अब ये जो हिस्सा है आइबेरियन पेनिनसुला का, जो आपका स्पेन और पोर्तुगल दो देश यहाँ पर स्थित हैं, वो यूरोप का हिस्सा अफ्रीका से अलग होता है किसी एक स्ट्रेट जल मड्रू मध्य के माध्यम से। तो ये कौन सा कहलाता है? ये आपका कहलाता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो यानी कि कभी भी आप लोग जहाज़ के माध्यम से अगर आप उत्तरी अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से यूरोप में भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो बीच में आप लोगों को एक छोटा सा पानी का हिस्सा दिखने को मिलेगा। ये दो देशों के, या फिर आप कह सकते हैं कि दो कॉन्टिनेंट के बीच में ये अंतर लाता है, उसे अलग करता है, और इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को आप देखेंगे तो इधर स्पेन और इधर मोरक्को, ये दोनों देश अलग अलग हो जाएंगे। अब आप उत्तर पश्चिम में देखिए, ये आपका उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा है। ये आपका यहाँ पर जो पहाड़ों की श्रृंखला है, माउंटेन की सीरीज़ है, ये आपका एटलस माउंटेन कहलाता है। तो ये अलग अलग फिर सहारन एटलस, हाई एटलस, ये सब है। तो आपको इतना याद रखना है कि एटलस की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको उत्तर पश्चिम में अफ्रीका द्वीप में देखने को मिलता है। ये अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अब अगर आपसे सवाल ये पूछे कि एटलस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो यहाँ पर स्थित है। 4165 मीटर के आसपास की इसकी ऊंचाई है, और इसे हम बोलते हैं माउंट तौबकल, TOUBKAL, माउंट तौबकल। इन्फॉर्मेशन है, आप लोग नोट भी करते चलिएगा, या मेरी सलाह है कि कम से कम आप मैप अपने साथ खोल लीजिएगा और वहीं पे मार्क करते चलिएगा, सबसे अच्छा यही है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माउंट तौबकल, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, और ये आपका एटलस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है। एटलस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका की नहीं। अफ्रीका का भी आगे माउंट किलिमंजारो तंजानिया में हम देखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे आते हैं आपको यहाँ पर एक बेल्ट देखने को मिल रहा है। ये पूरी की पूरी सहारा डिज़र्ट है, जो कि कई देशों में फैली हुई है। पॉलिटिकल मैप अभी हम जब आगे देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कौन कौन से देश हैं और उनकी क्या राजधानी है। उसके बाद आप उत्तर पूरब साइड में बढ़िए, रेड सी की तरफ, लाल सागर की तरफ। यहाँ पर आपको दिख रहा है नूबियन डेजर्ट, नूबियन रेगिस्तान देखने को मिल रहा होगा। ये नूबियन रेगिस्तान क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन से देश में मिलता है, तो ये आपका सूडान में है। सूडान में आपको नूबियन डेजर्ट, नूबियन रेगिस्तान देखने को मिलता है। अब यहाँ देखिए, ये आपको एक दिख रहा है झील जिसका नाम है लेक नासिर। लेक नासिर है, NASSER, लेक नासिर। देखिए, ये एक नदी है, नाइल नदी। नाइल नदी, नील नदी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कायरो। तो यानी इजिप्ट की जो राजधानी है कायरो, वो नाइल नदी के तट पे बसी हुई है। एक क्वेश्चन तो ये आपका हो गया। दूसरा, ये जो लेक नासिर है, ये जो नासिर झील है, ये आपका कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो नील नदी पे बना हुआ है। अब आप थोड़ा सा और दक्षिण बढ़िए। थोड़ा और दक्षिण बढ़ने पे आप यहाँ पर देख रहे होंगे खार्तूम लिखा हुआ है। खार्तूम, खार्तूम क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ हम ऐसे डायग्राम बना देते हैं, ये खार्तूम है, KHARTOUM, खार्तूम। खार्तूम जो है वो सूडान की राजधानी है। यहाँ पर आके दो नदियाँ मिलती हैं और ये दोनों ही नील नदी है।
तो पहले जो ये खार्तूम के आगे नदी जाती है इजिप्ट की तरफ, मिस्र की तरफ, तो वो नील नदी कहलाती है। खार्तूम के पहले यही नील नदी दो अलग अलग नील नदियों से मिलकर बनी है, जिसका नाम है वाइट नाइल नदी यानी कि सफ़ेद नील नदी, और एक है ब्लू नाइल। ठीक है, तो जो ये वाइट नाइल रिवर है ये आपका आता है नीचे लेक विक्टोरिया से निकल के। तो विक्टोरिया झील जो अभी हम देखेंगे, जो एक तरफ केनिया, दूसरी तरफ युगांडा और तीसरी तरफ तंजानिया से घिरा हुआ है, यहाँ से आपकी जो नदी निकल के पहुँचती है उसे हम सफ़ेद नील कहते हैं, वाइट नाइल नदी। और जो ये ब्लू नाइल नदी है ये इथोपिया में एक झील पड़ता है जिसका नाम है ताना। ठीक है, लेक ताना। तो ताना झील से ब्लू नाइल नदी निकली और लेक विक्टोरिया जो कि केनिया, युगांडा और तंजानिया से घिरा हुआ एक फ्रेश वाटर लेक है, जो कि एक मीठे पानी का झील है, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मीठे पानी का झील है, याद रखिएगा, सुपीरियर के बाद, जो कि यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलता है। तो ये जो यहाँ से निकलती है ग्रेट विक्टोरिया लेक से, ग्रेट विक्टोरिया झील से जो नील नदी निकलती है उसे हम वाइट नाइल बोलते हैं। और इथोपिया में बसा हुआ है लेक ताना, जहाँ से नाइल नदी निकलती है, उसे हम ब्लू नाइल बोलते हैं। ये दोनों ही नील नदियाँ आके खार्तूम में एक हो जाती हैं, उनका संगम होता है, और जहाँ पर इन दोनों नदियों का संगम हो रहा है उस जगह पे सूडान की राजधानी बसी हुई है जिसका नाम है खार्तूम। और यहाँ से फिर सफ़ेद नील नदी आगे बढ़ती है, मतलब सफ़ेद नहीं, सिर्फ नाइल रिवर आगे बढ़ती है खार्तूम के बाद से, वाइट और ब्लू नाइल के एक होने के बाद। और कुछ दूर आगे जाने के बाद नासेर झील इसी नदी पे बना हुआ है। फिर ये नदी और आगे बढ़ती है और इजिप्ट की राजधानी कायरो भी इसी नदी पे बसी हुई है। और फिर उसके बाद जाके ये नदी आप देख सकते हैं भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है मेडिटेरेनियन सी में, सुएज कैनाल के पास में, सुएज नहर के पास में। अब हम थोड़ा सा पूर्वी तट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब आप पूर्वी तट की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ये देख रहे हैं इधर है सोमालिया, इधर है इथोपिया, नीचे है केनिया, इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। अभी हम जब पॉलिटिकल मैप तुरंत देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया लगेगा। यहाँ है जिबौती, यहाँ है इरिट्रिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जिबौती और इरिट्रिया ये दो ऐसे देश हैं जो कि समुद्री तट को टच कर रहे हैं, जो कि सी कोस्ट पे अपना बॉर्डर बना रहे हैं। इथोपिया कभी भी समुद्र तट को डायरेक्ट टच नहीं करता है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। ठीक है, अफ्रीका का सिंह, जिसमें आपका सोमालिया, इथोपिया, जिबौती और इरिट्रिया शामिल है। सीड होता है ना, बीज, SEED, जिसको हम बोलते हैं सीड। तो एस से हम क्या बोलेंगे, सोमालिया, ई से क्या बोलेंगे, इथोपिया, फिर ई से क्या बोलेंगे, इरिट्रिया, और डी से क्या बोलेंगे, जिबौती। और ये चारों देश मिलकर क्या बनाते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका का सिंह। अब यहाँ पर देखिए इथोपिया में आप देखेंगे मैप में तो आपको ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है हिस्सा, ये है बड़े बड़े पठार, बड़े बड़े पहाड़ इथोपिया में। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जो बड़े बड़े ऊंचे, देखिए हाई मतलब ऊंचा, लैंड मतलब ज़मीन। तो जो ज़मीन ऊंची ऊंची है, सिंपल भाषा में अगर आप समझेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाई लैंड। तो इथोपियन हाईलैंड्स जब आप देखेंगे इथोपिया देश में बसा हुआ है, उसे हम एबेसिनियन प्लेट्यू का नाम देते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, एबिसिनियन प्लेट्यू। तो एक सवाल आता है, एबिसिनियन पठार, एबिसिनियन प्लेट्यू कौन से देश में है? तो बिल्कुल इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, इथोपिया। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब हम नीचे आते हैं, अब हम कहीं बीच में आने की कोशिश करते हैं। बीच का मतलब हो गया भूमध्य सागर रेखा के पास। देखिए अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर इक्वेटर तो कट करता ही है इसे, यानी कि भूमध्य रेखा तो कट करती ही है। उसके बाद इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा, तीनों की तीनों इससे कट करती हैं अफ्रीका महाद्वीप या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। जब हम भूमध्य सागर रेखा के पास पहुंच जाएंगे, यानी कि इक्वेटर के पास पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पर आपको एक नदी देखने को मिलेगी जिसका नाम है कॉन्गो नदी। अब यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक देश है जिसे हम कॉन्गो के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो लोकतांत्रिक कॉन्गो देश है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, लोकतांत्रिक गणराज्य कॉन्गो। तो यहाँ पर एक नदी है, देखिए, जो इस भूमध्य सागर, भूमध्य सागर नहीं, ये जो भूमध्य रेखा है,
जो इक्वेटर है इसे देखिए, ये नदी 2 बार कट कर रही है, एक बार यहाँ और फिर उसके बाद वापस आते समय भी। तो इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है कॉन्गो नदी, जिसे हम जायरे नदी भी बोलते हैं। तो एक सवाल आपका ये भी तैयार हो गया, कौन सी नदी है अफ्रीका में जो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा को 2 बार कट करती है, 2 बार काटती है? तो उसका नाम हो गया कॉन्गो या फिर जायरे नदी। और ठीक उसी तरीके से जब हम नीचे आएंगे तो मकर रेखा को भी 2 बार एक नदी काटते हुए नजर आएगी, जिसका नाम है लिम्पोपो नदी। अब देखिए, आपको कभी कभी इजी क्वेश्चन ये भी देखने को मिल जाता है कि लेक एल्बर्ट कौन से महाद्वीप में है, कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो नाम से अगर आप केवल जाएंगे तो लेक एल्बर्ट आपको लगेगा कि नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका हो सकता है, कनाडा में हो सकता है, या फिर आपको देखने को यूरोप में मिल सकता है। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा लेक एल्बर्ट का अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप में आपको लेक एल्बर्ट देखने को मिलता है। अब देखिए, अब हम आते हैं 2 सबसे महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। एक हम देखेंगे लेक विक्टोरिया और एक हम देखेंगे लेक तंगानिका। देखिए, जो विक्टोरिया झील है ये 3 देशों के बीच में घिरा हुआ है। इधर है आपका केनिया, इधर है आपका युगांडा और बाकी हिस्सा है तंजानिया। इसी तंजानिया के पूर्वी साइड आप देखेंगे तो माउंट किलिमंजारो है, लगभग 5895 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर के आसपास की ऊंचाई वाला ये पहाड़ है। अब देखिए, केनिया की राजधानी क्या है? नायरोबी। और युगांडा की राजधानी कंपाला। और यहाँ पर डोडोमा आपको देखने को मिलेगा, तंजानिया की राजधानी। तो केनिया, युगांडा, तंजानिया, इन तीनों से घिरा हुआ है लेक विक्टोरिया। दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का जो झील है यानी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वो आपका है लेक सुपीरियर, उत्तरी अमेरिका में। और दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का झील यानी कि वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आपका लेक विक्टोरिया है। तो ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम बगल में आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो एक और आपको झील देखने को मिलती है। वो थोड़ी लंबाई में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी और चौड़ाई में आपको कम देखने को मिलेगी। तो इस झील का नाम है लेक तंगानिका। अब ये जो लेक तंगानिका है ये दुनिया का दूसरा सबसे गहरा झील है, दुनिया का दूसरा सबसे गहरा मीठे पानी का झील है। लेक बाइकाल रशिया में है सबसे गहरा मीठे पानी का झील, और दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा लेक तंगानिका। इसके साथ साथ इसकी लंबाई इस बताती है कि ये दुनिया का सबसे लंबा मीठे पानी का झील है, यानी लेक तंगानिका जो है वो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये 2 फैक्ट हैं, दोनों के बारे में आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका बना हुआ है कॉन्गो नदी, कॉन्गो नदी के बगल में, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और है, ये जो जायरे नदी हम देख चुके हैं, इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे इसी पर एक फॉल है, एक पानी का वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल का नाम है स्टैनले फॉल्स। ये स्टैनले फॉल्स जो है वाटरफॉल, ये कौन सी नदी पर है? तो इसका ध्यान रखना है, कॉन्गो नदी या जायरे नदी पर ही आपको ये देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए ये है कटंगा प्लेट्यू। अब ये जो कटंगा प्लेट्यू है इसको थोड़ा सा नीचे इन्होंने मैप में बना दिया है कायदे से। ये कटंगा प्लेट्यू, ये जो आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, उसके पूर्वी हिस्से में आप देखेंगे कुछ पठार जैसा, पहाड़ जैसा आपको देखने को मिलता है। यही है कटंगा पठार यानी कटंगा प्लेट्यू। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि कटंगा प्लेट्यू कौन से देश में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये फैक्ट आपको ध्यान देना है। अब हम दक्षिण की तरफ धीरे धीरे और बढ़ रहे हैं। जब दक्षिण की तरफ हम धीरे धीरे और बढ़ेंगे तो अब आपको कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट देश हैं जिनको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। पहले आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल भी दिखा देते हैं, वो कौन से देश हैं जहां हम बात कर रहे हैं। ये है बोत्सवाना, ये देश आप देख रहे हैं, ये है बोत्सवाना, और इधर है दक्षिण अफ्रीका, इधर है नामीबिया। अभी हम इस पर डिटेल देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 इंपॉर्टेंट चीज़। एक अच्छा रुकिए, इसको बताने के पहले एक चीज़ और आपको बता दें, ये यहाँ पर छूट गया है जो आपका, चलिए पॉलिटिकल मैप में भी हो जाएगा, लेकिन इधर की तरफ जो आप देख रहे हैं ये जो केनिया है और उसके नीचे जो तंजानिया है, यहाँ पर आपको मसई ट्राइब देखने को मिलता है, मसई जनजाति, मसई ट्राइब आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं हम अपने वापस अपने देश पे। देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये है बोत्सवाना, ठीक है, और इधर है अपना दक्षिण अफ्रीका। अब ये बोत्सवाना में आपको कालाहरी, अधिकतर जो हिस्सा है कालाहरी रेगिस्तान का, ये बोत्सवाना में आपका मौजूद है।
ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बोत्सवाना में मौजूद है, लेकिन क्वेश्चन कई बार इस तरह से पूछा गया है कि कालाहरी रेगिस्तान, कालाहरी डेजर्ट मेनली अधिकतर जो इसका हिस्सा है कालाहरी रेगिस्तान का, ये कौन से क्षेत्र में स्थित है, कौन से देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। और देखिए, इसको समझने के लिए आपको कोई बहुत कठिनाई नहीं होने वाली है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका मकर रेखा है जो कि यहाँ से पास हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो हवा का डायरेक्शन है, जो परमानेंट विंड है, जो हमेशा हवाएं बहती रहती हैं, इक्वेटर की तरफ जो बहेंगी उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्टर्लीज भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो हवाएं बह रही हैं, यहाँ पर बीच में इनको पहाड़ मिल जाता है। देखिए, यहाँ से तो ये नमी लेके आगे बढ़ रही हैं अफ्रीका में, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर अगर ये पहाड़ नहीं होता तो कुछ हद तक ये अंदर बारिश करा पाती है। और यहाँ पे जो ये कालाहरी रेगिस्तान आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ थोड़े थोड़े घास के मैदान नज़र आते हैं। अब चूंकि यहाँ पर ही दक्षिण अफ्रीका के साइड में पहाड़ है जिसको हम कहते हैं ड्रैकन्सबर्ग पठार, ड्रैकन्सबर्ग प्लेट्यू के नाम से फेमस है। तो ड्रैकन्सबर्ग जो प्लेट्यू है, DRAKENSBREG, ड्रैकन्सबर्ग, तो ड्रैकन्सबर्ग जो पठार या प्लेट्यू है, ये आपका है दक्षिण अफ्रीका में। अब होता क्या है कि नमी लेके जब जब हवा जो है इधर बहती भी है बोत्सवाना क्षेत्र में, दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में, तो अधिकतम हिस्सा इसका इधर हो जाएगा बारिश, और बारिश के उस तरफ जो हवा जाएगी बहते हुए, वो आपकी सूखी हवा ज़्यादा होगी, उसमें नमी ना के बराबर होगा। तो इसीलिए ये जो क्षेत्र हो जाता है, इसे कभी बारिश मिलती ही नहीं है। और वो क्षेत्र जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम की बारिश होती है, आपको पता है वो मरुस्थल या डेजर्ट रीजन हो जाता है। इसीलिए कालाहरी आपका हमेशा एक रेगिस्तान वाला क्षेत्र है। अब देखिए, ये है कालाहरी रेगिस्तान। कालाहरी रेगिस्तान कौन से देश में है? तो अधिकतर जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कौन से देश में देखने को मिलेगा, इसका आंसर आपका आप देख चुके हैं क्या है। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा ट्राइब, मसई ट्राइब हमने कहाँ देखा था? केनिया और उत्तरी तंजानिया में। और कालाहरी रेगिस्तान में कौन सा ट्राइब आपको देखने को मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बुशमैन ट्राइब। उसके बाद लगभग सारा चीज़ हमने देख ही लिया है। और यहाँ पर देखिए, मेडागास्कर और बाकी जो देश है तंजानिया, केनिया, इनके बीच में जो पानी अलग कर रहा है इन्हें, इसे हम मोज़ैम्बिक चैनल के नाम से जानते हैं। और हम यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ और है जो आपको देख लेना चाहिए। देखिए, ये विक्टोरिया फॉल्स आप देख रहे हैं, विक्टोरिया फॉल्स जो है, आप ये बताइए, आपको ये क्वेश्चन है कि ये कौन से देश में विक्टोरिया फॉल्स पड़ता है। ठीक है, ये होमवर्क जैसा आप समझ लीजिए, बताइएगा कि विक्टोरिया फॉल्स जो है ये कौन से देश में पड़ता है। यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट और है, ओकावांगो स्वैम्प्स। तो स्वैम्प क्या है? दलदली वाला हिस्सा है, यानी नदियाँ आ तो रही हैं लेकिन ये समुद्र के पास जाके नहीं मिल रही हैं। ये डेल्टा क्षेत्र जो बन रहा है ये इसी देश में बन रहा है। तो ये कौन सा देश है? बोत्सवाना। तो बोत्सवाना देश में ही आपको ओकावांगो स्वैम्प्स या ओकावांगो जो दलदली एरिया बन रहा है, ये बन रहा है। ये विश्व धरोहर स्थल भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इसे घोषित किया गया है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा इनलैंड ड्रेनेज बेसिन है। मतलब देखिए, आमतौर पे क्या होता है कि जहाँ पर नदी और समुद्र का मिलन होता है, वहाँ पे आपको इस तरह का सिस्टम देखने को मिलता है, डेल्टा देखने को मिलता है। जैसे अपनी गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन यहाँ पर बोत्सवाना क्षेत्र में, बोत्सवाना देश के अंदर ही सारी नदियाँ आके एक बड़े से जगह पे अंदर चली जा रही हैं, समुद्र में जाके ये नहीं मिल रही हैं। और वहाँ पे दलदली जैसा क्षेत्र हो गया है जिसे हम बोलते हैं ओकावांगो स्वैम्प, ओकावांगो दलदली क्षेत्र, और ये आपका बोत्सवाना देश में पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपका बस होमवर्क ये है, आपको ये बताना है कि विक्टोरिया फॉल्स जो है वो कौन से देश में पड़ता है। जिम्बाब्वे में पड़ता है, ज़ाम्बिया में पड़ता है, बोत्सवाना में पड़ता है, ये आपको बताना है। अब चलिए अफ्रीका के पॉलिटिकल मैप को भी देख लेते हैं। तो ये स्ट्रेट जो जिब्राल्टर का था, जलमड्रू मध्य, ये हमने देख लिया। अब आपको यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कैपिटल पे भी। तो इजिप्ट की राजधानी क्या है? कायरो। कायरो कौन सी नदी पे बसी हुई है? नील नदी पे। लीबिया का राजधानी क्या है? त्रिपोली। ट्यूनीशिया का क्या है? वही ट्यूनिस। अल्जीरिया का क्या है? अल्जियर्स। अब देखिए, दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया,
और अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। इस बात को आपको ध्यान रखना है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। उसके बाद इधर कौन सा देश दिख रहा है आपको? मोरक्को। मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। और यहाँ पर कौन सा आपको पहाड़ दिख रहा है? एटलस माउंटेन, जिसकी हाईएस्ट जो ऊंची सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है माउंट तोबकल। अब हम नीचे जब आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक और ध्यान देना है। देखिए, ये जो नील नदी सूडान से होते हुए बहते हुए इजिप्ट जाती है, तो इसमें बीच में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है असवान डैम। क्या नाम है? असवान बांध। इसी बांध की वजह से आपने कई बार देखा होगा कि बड़े बड़े जलाशय, रिजर्वायर बन जाते हैं बांध के पीछे। उसी की वजह से ये लेक नासिर बना है इस नील नदी पर। तो इस बात पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो झील है नासिर झील, ये इसी असवान बांध के बनने की वजह से बना हुआ है, तो ये प्राकृतिक नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है, जो हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका की हम लोग बात कर रहे थे अफ्रीका के सींग के लिए, तो देखिए यहाँ सोमालिया, इथोपिया, जिबौती और इरिट्रिया, ये 4 देश मिलके हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं, जिसे हम सीड के शॉर्ट फॉर्म से भी याद रख सकते हैं। अब आपको ध्यान ये देना है, ये जो है ये देश है आपका यमन, ये एशिया में आता है, और एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाला जो स्ट्रेट है ये है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब, ठीक है। और ये गल्फ ऑफ एडन है, इसको ध्यान रखिएगा। सोकोत्रा द्वीप के बारे में याद रखिएगा कि सोकोत्रा द्वीप कौन से देश को बिलोंग करता है, कौन से देश का इस पे अधिकार है, तो वो है यमन। ये इधर यमन है। अब देखिए बाकी हम लोगों ने चीज़ें बात कर ली हैं। ब्लू नाइल नदी पर, ये जो ब्लू नाइल है जो लेक ताना से निकलती है, ताना झील से, इस पर एक डैम है, आप इसको देख सकते हैं, सेनाट बांध। और अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी है, इसको आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे इक्वेटर की तरफ। एक क्वेश्चन ये बनता है कि इक्वेटर या भूमध्य रेखा से, मतलब भूमध्य रेखा जो है वो अफ्रीका के कौन कौन से देशों से पास करता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ आप थोड़ा देखेंगे तो साउ टोम एंड प्रिंसेप आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है गैबन, फिर है कॉन्गो, फिर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो इधर मिलेगा युगांडा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखिए लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील भी खुद इक्वेटर पे है। तो आपसे एक सवाल ये भी बन सकता है कि लेक विक्टोरिया क्या भूमध्य रेखा पर स्थित है? एक स्टेटमेंट ही मान लीजिए दे दिया आपसे, लेक विक्टोरिया पे 2 सवाल पूछ लिया, 2 स्टेटमेंट दे दिया। पहला स्टेटमेंट, दुनिया की दूसरी सबसे मीठी झील यानी कि वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आपकी लेक विक्टोरिया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, लेक विक्टोरिया यानी विक्टोरिया झील इक्वेटर पे बसी हुई है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, वहाँ पर ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये है कि नहीं है इक्वेटर पे। उसके बाद इक्वेटर अपना युगांडा से आगे बढ़ता हुआ केनिया और फिर सोमालिया को पास करता हुआ निकल जाएगा। देखिए यहीं पर बात है, ये है केनिया का दक्षिणी हिस्सा और तंजानिया का उत्तरी हिस्सा। इसी क्षेत्र में आपको मसई जनजाति देखने को मिलती है। ये कुछ जानवर होते हैं, उनका फ्रेश ब्लड पीते हुए आपको नज़र आएंगे। मोज़ेम्बिक चैनल, क्योंकि देखिए यहाँ मोज़ेम्बिक देश है जो कि मेडागास्कर से अलग हो रहा है, तो ये जो समुद्र इसे अलग कर रहा है हिस्सा पानी का, उसे हम मोज़ेम्बिक चैनल के नाम से भी जानते हैं। और बाकी हम लोगों ने इम्पोर्टेंट देख ही लिया। लेक विक्टोरिया की जो बात हो रही थी, तो लेक विक्टोरिया आपका देखिए युगांडा, केनिया और तंजानिया से घिरा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी अपना हम लोगों ने कंप्लीट ऑलमोस्ट कर लिया है। इसके बाद भी अगर कुछ हमारा बचता है, हाँ एक चीज़ और है, अफ्रीका का जो सबसे बड़ा देश है वो तो अल्जीरिया है, जैसा हमने ऊपर देख लिया। लेकिन सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी वाला देश है नाइजीरिया, लगभग 22 करोड़ के आसपास यहाँ की जनसंख्या है। और पूरे अफ्रीका का लगभग 15% आबादी जो है वो नाइजीरिया में निवास करती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी लगभग हमने सारी चीज़ों को देख लिया है। एक बार आप मैप रिवाइज कर लीजिएगा, इसे ग्रुप में शेयर कर देंगे, PDF आप लोगों को मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा। और जो हवाएं हैं, जो सिरोक्को हवाएं बहती हैं, गर्म हवाएं बहती हैं, उसे एक बार हैंड रिटेन मैप से देख लेंगे, क्योंकि कई सारे देश हैं अफ्रीका के, वहाँ पे अलग अलग नाम से इसे हम जानते हैं। तो एक बार हम देशों के हिसाब से भी देख लेंगे तो अपना वो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और जो ओशियन करंट है, ओशियन करंट को भी जब हम अलग से देखेंगे तो वहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिक है,
ये हैंड रिटेन बना के आप लोगों को 1-2 दिन में उस पर भी वीडियो बना देंगे, वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी अपनी पढ़ाई आप लोग करते रहिए। साइंस के एमसीक्यू के साथ भी हम लोग जल्दी मिलेंगे। करंट अफेयर्स अब आप लोगों को 2-3 दिन 4 दिन पे मिलता रहेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो मिल रहा है। और किसी भी तरह का आपको डाउट हो, किसी भी टॉपिक में आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आपको आंसर दिया जाएगा। बस अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।